10 जनवरी 1972 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में रात को हाईवे पे पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस को एक लड़की का कटा हुआ हाथ मिला। पुलिस शॉक हो गई। पुलिस ने उस हाथ को फॉरेंसिक में भेजा। फॉरेंसिक में फिंगरप्रिंट स्कैन करने के बाद ये पता चला कि वो कटा हुआ हाथ 3 दिन पहले गायब हुई अनीता लुचेसा का है, जो 18 साल की लड़की थी। पुलिस अब हाई अलर्ट पे आ जाती है, क्योंकि 3 दिन पहले जब अनीता लुचेसा गायब हुई थी तब वो अकेली नहीं गायब हुई थी। उसके साथ और एक लड़की थी जिसका नाम था मेरी एन, और वो भी 18 साल की थी। 202 लड़कियां गायब हुई थी, और वो 2 लड़कियों में से एक लड़की का कटा हुआ हाथ पुलिस को हाईवे पे रात को मिलता है। और इसी वजह से पुलिस ने हाई अलर्ट पे आके उन लड़कियों की इन्वेस्टिगेशन चालू की, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, ना ही वो दोनों लड़कियां मिली। और दूसरी तरफ अगले 1 साल में और 4 लड़कियां गायब हुई। एक 1.25 साल के पीरियड में टोटल 6 लड़कियां गायब। कोई सुराग नहीं, कातिल का कोई नामो निशान नहीं। पुलिस वॉज टोटली क्लूलेस, और सुराग मिलता भी कैसे। हत्यारा जो था वो आपके और मेरे जैसा कोई आम इंसान नहीं था। ही वॉज द मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट क्लेवर किलर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। दोस्तों, एक किलर इतना होशियार था कि उसने अपनी ज़िंदगी में टोटल 10 मर्डर किए, और अमेरिकन पुलिस उसको एक भी बार पकड़ नहीं पाई। लास्ट में उसने खुद जाके सरेंडर किया, तभी आज वो सलाखों के पीछे है। दोस्तों, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसका नाम है एडमंड केम्पर। दोस्तों, ये इतना होशियार था कि 50 साल के बाद आज भी अमेरिका की पुलिस इसकी साइकोलॉजी समझने के लिए इसके ऊपर केस स्टडी कर रही है। दोस्तों, इतना तेज दिमाग होते हुए उसने ये हत्या क्यों की, कैसे की, और इस हत्या के पीछे क्या मोटिव था, यही देखेंगे आज की इस वीडियो में। दिसंबर 18, 1948 कैलिफोर्निया में एडमंड केम्पर पैदा हुआ। उसके पापा का नाम एडमंड एमिल केम्पर और मम्मी का नाम क्लैरनल स्टेज था। एडमंड केम्पर बताता है कि उसके पापा और मम्मी का रिलेशन अच्छा नहीं था। उन दोनों में बहुत झगड़े होते थे, और इन झगड़ों की वजह से जब एडमंड केम्पर 7 साल का था तब उन दोनों का डिवोर्स हुआ। डिवोर्स होने के बाद कोर्ट ने एडमंड केम्पर की कस्टडी उसकी माँ को दी, और उसकी माँ के साथ एडमंड केम्पर कैलिफोर्निया से मोंटाना रहने के लिए आया। दोस्तों, एडमंड केम्पर की 2 बहनें थीं, एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन, और अपनी माँ के साथ वो मोंटाना में रहने लगा। लेकिन अपने मैरिड लाइफ के बैड एक्सपीरियंस की वजह से एडमंड केम्पर की माँ मैन हेटर बन गई थी। उसको ऐसा लगता था कि सभी जेंट्स एक जैसे हैं, और इसी वजह से वो 8 साल के एडमंड केम्पर का भी हेट करती थी। वो उसको टॉन्ट मारती थी, उसको बोलती थी कि तुम भी अपने पापा के जैसे हो, तुम मेरे लड़कियों के लिए सेफ नहीं हो, तुम मेरे बेटियों से दूर रहो। ये सब सुन के एडमंड बहुत गुस्सा हो जाता था। उसको ये समझ में नहीं आता था कि मैं इतना छोटा हूँ फिर भी माँ मुझसे इतना हेट क्यों करती है। और इस सब की हाइट तो तब हुई जब एडमंड केम्पर की माँ ने उस छोटे एडमंड को अपने साथ सोने से मना कर दिया। उसको वो बेसमेंट में सुलाती थी। 7-8 साल का वो छोटा बच्चा बेसमेंट में अकेला सोता था, और उसकी माँ और बहनें ऊपर सोती थी। एडमंड कहता है कि मैं छोटा था और मैं बहुत डरता था बेसमेंट में सोने से, और इसीलिए मैंने माँ से कहा भी कि मुझे आपके साथ सोने दो, लेकिन उन्होंने तुम मेरी बेटियों के लिए सेफ नहीं हो ऐसा कह के मुझे बेसमेंट में ही सुलाया। एडमंड ने इंटरव्यू में कहा कि मुझे तब बहुत गुस्सा आता था, मुझे ये नहीं समझ में आता था कि माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। दोस्तों, माँ के बिहेवियर की वजह से और बेसमेंट में अकेले सोने की वजह से उसकी मेंटल स्टेट दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। वो अकेला रहने लगा, स्कूल में भी किसी से बात नहीं करता था। जब रात में बेसमेंट में सोता था तब अकेला ही बड़बड़ाता था। इसी वजह से वो अपने माँ से हिट करने लगा, और उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो अपना गुस्सा घर के पेट और अपने बहनों के खिलौनों के ऊपर निकालने लगा। वो बहनों के डॉल को तोड़ता था, मरोड़ता था, और घर के पेट जैसे कि बिल्ली, कुत्ते, इनको मारता था और ज़मीन में उनको गाड़ देता था। और यही उसकी साइको किलर बनने की शुरुआत थी। दोस्तों, अपने माँ के बिहेवियर को तंग आके 1963 में एडमंड अपने पापा के पास कैलिफोर्निया चला गया। लेकिन उसके पापा ने दूसरी शादी की थी, तो उन्होंने उसको अपने साथ ज़्यादा दिन रखा नहीं, और कुछ दिनों के बाद उसको अपने नाना नानी के पास भेज दिया। नाना नानी के फार्म हाउस पर रहते हुए एडमंड की और उसकी नानी की ज़्यादा बनती नहीं थी। उसकी नानी भी उसकी माँ की तरह डोमिनेटिंग थी, और इसी वजह से उन दोनों में बार बार झगड़े होते थे। और 27 अगस्त 1964 को उन दोनों में कुछ झगड़ा हुआ, और गुस्से में एडमंड ने
घर में नाना की रखी हुई बंदूक उठाई और अपनी नानी के ऊपर 3 फायर किए। नानी खून में लथपथ फ्लोर पे गिर गई, लेकिन अभी भी एडमंड का गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। वो किचन में चला गया। किचन में से वो चाकू लेके आया और उस चाकू से उसने बार बार नानी को फिर से स्टैब किया। वो थोड़ी देर बैठा रहा। कुछ देर बाद नाना घर आए। जब नाना घर आए तो उसने नाना को भी मार दिया। नाना नानी को मारने के बाद उसने माँ को फ़ोन करके पूरी हकीकत बताई और पुलिस वहाँ आने तक वहाँ पे चुपचाप बैठा रहा। पुलिस आने के बाद उसने सरेंडर कर दिया। जब पुलिस ने पूछताछ में उसको ये पूछा कि तुमने नानी को क्यों मारा, तब उसने ये जवाब दिया कि मुझे नानी को मार के कैसा लगता है ये देखना था, इसी वजह से उसको मैंने मारा। तो उसका जवाब सुन के पुलिस भी हैरान हो गई और नाना को मारने की वजह पूछने के बाद उसने बताया कि अगर नाना उसकी वाइफ की डेड बॉडी देखता तो उसको तकलीफ होती और वो तकलीफ उसको मैं देना नहीं चाहता था, इसकी वजह से उसको मैंने मारा। दोस्तों, एडमंड के ये जवाब सुनकर पुलिस भी चौंक गई। पुलिस ने उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजा और वहाँ पर पुलिस उसके साइकोलॉजी के ऊपर स्टडी करने लगी। तब पुलिस को ये समझ में आया कि एडमंड को कोई भी सवाल पूछो वो क्लियर आंसर देता है, उसके पास हर सवाल का जवाब है। तो उसके बाद पुलिस ने उसका आईक्यू चेक किया। तब पुलिस हैरान रह गई क्योंकि उसका आईक्यू था 145। दोस्तों, आम इंसान का आईक्यू होता है 100। 145 आईक्यू मतलब उसका दिमाग इतना तेज था कि वो अगर हत्यारा ना बनता तो साइंटिस्ट बन सकता था, लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों, कुछ साल हॉस्पिटल में रहने के बाद 1969 में जब वो 21 साल का था तब कोर्ट ने उसको छोड़ दिया और उसकी कस्टडी उसकी माँ के पास दी। ऐसा भी कहा जाता है कि तब एडमंड ने कोर्ट से अपील की थी कि मुझे मेरी माँ के पास ना भेजा जाए, लेकिन दूसरा कोई रास्ता ना होने की वजह से कोर्ट ने उसको उसकी माँ के पास ही जाने के लिए कहा और वो माँ के पास चला गया। दोस्तों, 21 साल का एडमंड जब माँ के पास आया तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसकी माँ का बिहेवियर आज भी वैसा ही था और इसी वजह से उन दोनों में बार बार झगड़े होने लगे। उसका अपनी माँ के प्रति गुस्सा दिन ब दिन बढ़ने लगा। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये गुस्सा कहाँ निकालूं और एक दिन उसने ये गुस्सा निकालने का गलत तरीका ढूंढ ही लिया। दोस्तों, 70s में अमेरिका में हिच हाइकिंग बहुत ही फेमस था। हिच हाइकिंग का मतलब आप रोड पे खड़े होकर किसी से लिफ्ट मांगते हैं और लिफ्ट लेके कहीं जाते हैं। तो ये हिच हाइकिंग अमेरिका के कॉलेज के लड़के लड़कियों में बहुत ही फेमस था और ऐसे बहुत सारे लड़के और लड़कियां हिच हाइकिंग करते थे। एडमंड ने इन्हीं हिच हाइकिंग करते हुए लड़कियों को अपना शिकार बनाया। वो क्या करता था, वो अपनी गाड़ी लेकर हिच हाइकिंग करती हुई लड़कियों को लिफ्ट देता था। उसके सिंपल लुक से और उसकी बात करने के तरीके से लड़कियों को ऐसा लगता था कि ये सेफ बंदा है और लड़कियां उससे लिफ्ट लेती थी। और ऐसे ही उसने लिफ्ट दी मेरी एन और अनीता लुचेसा, इस 18 साल की लड़कियों को 7 में 72। दोस्तों, ये अनीता लुचेसा वही लड़की है जिसका जिक्र मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में किया था, जिसका हाथ 10 तारीख को पुलिस को हाईवे पे मिला था कटा हुआ। ये वही लड़की है। दोस्तों, मेरी एन और अनीता लुचेसा को लिफ्ट देने के बाद एडमंड से बहुत ही पोलाइटली बात कर रहा था। उनको भी ऐसा लगा कि बंदा बहुत ही सही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद एडमंड ने गलत टर्न लिया। उन लड़कियों को लगा कि शायद इसको रास्ता पता नहीं है, इसलिए इसने रॉन्ग टर्न लिया और इसके लिए उन लड़कियों ने उससे बात करनी चाहिए। लेकिन जब वो बात कर रहे थे तब वो गुस्से से लाल हो गया और उसने रिवॉल्वर निकाली और उसमें से मैरी इन इसको उसने शूट किया। वो जगह पे ख़त्म हुई। अनीता लुचेसा डर गई, लेकिन उसका ऐसा भी लगा कि शायद इसको मारने के बाद इसका गुस्सा थोड़ा तो ठंडा हुआ होगा, शायद ये मुझे छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने उसको भी बेरहमी से मारा। दोस्तों, उन दोनों को सुनसान जगह ले जाकर मारने के बाद उसने उनको ऐसे ही नहीं छोड़ा। उसने उनके डेड बॉडी के साथ बुरी तरह से सेक्सुअली इंटरकोर्स किया। उसने वो हत्याएं और वो क्राइम इतने बुरे तरीके से की थी कि आज भी अमेरिका के क्रिमिनल हिस्ट्री में वो क्राइम सबसे डिस्टर्बिंग करके रजिस्टर है। दोस्तों, उन दोनों की हत्या करने के बाद और उनके साथ बुरी तरीके से सेक्सुअली इंटरकोर्स करने के बाद वो उनकी डेड बॉडी को घर लेके आया और ऐसा भी बताया जाता है कि उसके बाद भी उसने कुछ दिनों तक उन डेड बॉडी के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स किया था। दोस्तों, पुलिस के सामने कन्फेस करते हुए एडमंड ने ये बताया कि जब मैं वो करता था तब मुझे अच्छा लगता था। जब मैं उनको काटता था और वो मर जाती थी तब मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ अचीव किया है।
दोस्तों इन दो लड़कियों को एकदम बुरी तरीके से ख़त्म करने के बाद भी एडमंड का गुस्सा पूरी तरीके से ठंडा हुआ नहीं था। इधर दूसरी तरफ घर में उसकी अपनी माँ के साथ लड़ाई चलती ही थी और इसी लड़ाई के चलते हुए एडमंड ने 14 सितंबर 1972 को 15 साल की आईक्यू कू को ऐसे ही लिप थी और उसके साथ भी वही किया जो पहले दो लड़कियों के साथ किया था। दोस्तों ये घिनौने क्राइम एक के बाद एक वो करता ही चला गया और जनवरी 73 में उसने 18 साल की सिंडी शैल को लिप दी और उसके साथ भी वही किया। दोस्तों ऐसे बताया जाता है कि सिंडी शैल की डेड बॉडी के साथ उसने ज़्यादा वक्त तक गंदी हरकतें की थी। उसने बॉडी से अलग किया हुआ सिंडी का सर अपने बेडरूम में बहुत दिनों तक रखा था और उस सर के साथ उसने ओरल सेक्स भी किया था, ऐसे कहा जाता है। दोस्तों सिंडी को लेकर वो इतना पॉजेसिव था कि उसने उसका सर अपने घर के पास ही विल किया। दोस्तों ये हैवान यहाँ रुका नहीं और उसने 5 फरवरी 1973 को रोजालिंड थोरपे और आलिसा ल्यू इन दोनों को लिप दी और इन दोनों के साथ भी वही हैवानियत उसने की। दोस्तों 1972 और 1973 के एक 1.25 साल के पीरियड में इस हैवान ने 6 लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया और ये सब हैवानियत के काम उसने कैलिफोर्निया के सेंटा क्रूज इस एरिया में किए। दोस्तों आपके मन में अभी ये चल रहा होगा कि ये हैवान इन मासूम लड़कियों के साथ इतने हैवानियत कर रहा था, तब पुलिस क्या कर रही थी। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया ये आपके और मेरे जैसा आम इंसान नहीं था। इसका आईक्यू साइंटिस्ट लेवल का था। इसका आईक्यू था 145। ये इतना होशियार था कि वो हर क्राइम करते वक्त एक भी सुराग पीछे नहीं छोड़ता था। वो अलग अलग क्राइम स्टोरीज पढ़ता था, उसमें ये देखता था कि उस क्रिमिनल ने क्या गलती की और किसकी वजह से वो पकड़ा गया। और बेसिकली उसका आईक्यू भी तेज होने से और ये सब स्टडी से उसने ऐसे क्राइम किए कि उसने एक भी सुराग पीछे नहीं छोड़ा। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ पुलिस कन्फेशन में एडमंड ने यह भी कबूल किया कि मैं जब उन लड़कियों को मारता था, उनके साथ हैवानियत करता था, तो मुझे थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता था, थोड़ी देर के लिए शांति मिलती थी। लेकिन जब मैं घर आता था और मैं मेरी माँ को देखता था, उनके साथ जब मेरा झगड़ा होता था, तब मुझे फिर से गुस्सा आने लगता था। यानी कि इतनी मासूम लड़कियों को इतनी हैवानियत के साथ मारने के बाद भी यह हैवान अभी भी शांत नहीं था और शायद इसी वजह से 20 अप्रैल 1973 को इस हैवान ने इस गुस्से के जो मेन कारण है यानी कि उसकी माँ, उसी को मार दिया। दोस्तों उसने उसकी माँ को इतनी बुरी तरीके से मारा है कि हम यहाँ पे वो डिस्कस भी नहीं कर सकते और ये बात किसी को पता ना चले। इसके लिए उसकी माँ की बेस्ट फ्रेंड उसको भी उसने उसी दिन मारा और उन दोनों को मारने के बाद वो गाड़ी लेके क्राइम स्पॉट से दूर चला गया। लेकिन दूसरे ही दिन उसने पुलिस को फ़ोन किया और सच्चाई बताई, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया। पुलिस को लगा कि वो मजाक कर रहा है, क्योंकि उसका कारण ये है पुलिस और उसकी अच्छी से जान पहचान थी। एडमंड जब छोटा था तब उसका ये सपना था कि मुझे पुलिस में जाना है, लेकिन जब उसने पुलिस के लिए अप्लाई किया तब उसकी इतनी बड़ी हाइट और इतना बड़ा शरीर देखकर पुलिस ने उसको कहा कि यू आर टू बिग टू बी फिट इन द यूनिफॉर्म, और उसका सपना टूट गया। लेकिन एडमंड को पुलिस के साथ बात करना, उनके साथ रहना अच्छा लगता था और इसी वजह से वो पुलिस जहाँ जाते थे उसी जूरी रूम बार, इस बार में जाता था और वहाँ पे उनसे गप्पे लड़ाता था, उनके साथ शराब पीता था, उनको जोक सुनाता था, उनको हंसाता था। तब पुलिस को यह आइडिया भी नहीं था कि जिस सीरियल किलर को हम ढूंढ रहे हैं, जो हैवान लड़कियों के साथ इतना बुरा करता है, वो यही है, सीधा साधा दिखने वाला एडमंड केम्पर। और इसी वजह से जब अपनी माँ को मारने के बाद उसने पुलिस को फ़ोन करके कन्फेस किया कि मैंने ये सब किया है, तो पुलिस को शुरुआत में झूठ लगा, ऐसा लगा कि वो प्रैंक कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद भी एडमंड वही बात पे अड़ा रहा और पुलिस को तब शक आया। पुलिस उस जगह गई जहाँ उसने बुलाया था और उसको अरेस्ट किया। जब उसको अरेस्ट कर रहे थे तब उसने आसानी से सरेंडर किया। इसी बारे में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उससे ये पूछा कि अपनी माँ की हत्या करने के बाद तुम दूर भाग भी सकते थे, तुमने सरेंडर क्यों किया? तब उसने पुलिस से कहा, मेरी माँ की हत्या करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब हो गया, मैं भी शांत हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना है, मैं सेटिस्फाइड हो गया और इसी वजह से मैंने आपको कॉल कर कर खुद को सरेंडर किया। दोस्तों ये केस जब कोर्ट में चला तब उसने सारी हत्याएं कबूल की और इतना ही नहीं, उसने कोर्ट को ये भी बताया कि हर हत्या उसने कैसे की
हत्या करने के बाद डेड बॉडी के साथ उसने क्या किया और वो डेड बॉडी कैसे डिस्पोज की। दोस्तों, उसकी इस कन्फेक्शन की वजह से कोर्ट ने उसको दोषी मानकर 8 नवंबर 1973 को उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी और आज भी वो जेल में है। दोस्तों, एडमंड केम्पर ने इतनी खौफनाक ज़िंदगी जी है कि उसकी ज़िंदगी के ऊपर आज तक कई मूवीज़, कई टीवी शोज़ और कई वेब सीरीज़ आई हैं। कई साइकोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि एडमंड अगर क्रिमिनल ना होता तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता। पुलिस बताती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये पता चला कि वो बहुत सुलझा हुआ बंदा है, लेकिन उसको अपने किए की ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं और आज भी अपने माँ के बारे में उसके मन में वही गुस्सा है। और इसी वजह से पुलिस और साइकोलॉजिस्ट आज भी इस कन्फ्यूजन में है कि एडमंड केम्पर जन्म से ही राक्षस था या फिर उसकी माँ के बेहर की वजह से वो राक्षस बना। दोस्तों, आपको क्या लगता है, एडमंड केम्पर पहले से ही राक्षस था, पहले से ही हैवान था, या फिर उसकी माँ के बेहर की वजह से वो राक्षस बना? आपकी राय कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ।